गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 5 स्टार्ट किया था जिसका नाम था इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ई बिजनेस इसमें आता है, ई बिजनेस, आउटसोर्सिंग, स्मार्ट और एटीएम कार्ड्स। यहाँ पे हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस समझा था कि ई बिजनेस का कंसेप्ट क्या होता है, एक्चुअल में ई बिजनेस किस तरह से वर्किंग करता है, प्रोसेस करता है, उसमें क्या कंडीशंस होती है ई बिजनेस का। फिर हम लोगों ने मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ा था। यहाँ पर हम लोगों ने मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ने के बाद में यहाँ पे फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंगली जो इसकी डेफिनेशन दी थी उसमें लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द जनरल टर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस विच इज सपोर्टेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मतलब किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को खरीदने और बेचने की प्रोसेस जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बेसिस पर की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू की जाती है, तो वही हमारा कहलाता है ई बिजनेस। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को समझने के बाद में हमको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ एक मीनिंग भी था जिसको हम लोगों ने अंडरलाइन किया था। ई बिजनेस के लिए हमको दिया हुआ था, दस ई बिजनेस डज नॉट रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बायर और सेलर बट द बायर एंड सेलर इंटरएक्ट टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिकली यूज कम्युनिकेटेड नेटवर्क रेदर देन थ्रू डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट और एक्सचेंज। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का या ई बिज़नेस का डेफिनेशन समझने के बाद में हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि ई बिज़नेस के लिए यहाँ पर बायर और सेलर मतलब सामान खरीदने वाले और व्यक्ति, सामान को बेचने वाले व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है, उनका वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंस रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। लेकिन जब भी यहाँ पर हम लोग बायर और सेलर के अकॉर्डिंगली बिजनेस करते हैं और ई बिज़नेस हमारा रहता है तो उनके वहाँ पे फिज़िकली रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे उनका फिज़िकली प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन उनके बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए, उनके बीच में खरीदी और बेचने जाने वाली वस्तु के ट्रांजैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जिसके थ्रू वो अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका होना मस्ट कंपलसरी रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका मीनिंग और डेफिनेशन समझा। ई बिज़नेस का मीनिंग और डेफिनेशन समझने के बाद में हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे थे, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और ई कॉमर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो पढ़ा। फिर हम लोगों ने ई बिज़नेस का स्कोप देखा था। तो ई बिज़नेस का जो स्कोप था वो था B2B, इट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, C2C, इट मीन्स बिजनेस टू कस्टमर। फिर था C2C, कस्टमर टू कस्टमर। फिर नेक्स्ट नंबर पे था हम लोगों का बिजनेस टू गवर्नमेंट, तो B2G। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस के बीच में डिफरेंसेस। यहाँ पे इसके 12-13 पॉइंट्स दिए हुए थे, आई थिंक 16 पॉइंट दिए हुए थे, जिसमें से मैंने आपको कहा था एनी 6 to 8 पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पर आगे दिया हुआ है यूटिलिटी और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। यूटिलिटी क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसका स्कोप क्या होता है, मतलब हम इसको ई बिजनेस को किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पे यूटिलिटी और बेनिफिट्स में दिया हुआ था। फर्स्ट नंबर पे जो बेनिफिट है वो है बेनिफिट्स टू इंटरप्राइजेस, बिजनेस को क्या प्रॉफिट होता है, इसका क्या बेनिफिट होता है। सेकंड नंबर पे था बेनिफिट टू कस्टमर, कस्टमर को इसका क्या बेनिफिट होता है। और थर्ड नंबर पे था बेनिफिट टू नेशन, राष्ट्र को इसके क्या लाभ मिलते हैं। तो इन सभी की डिटेल करने के बाद में, इन सबको डिटेल करने के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था आगे लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस की क्या लिमिटेशंस होती है, उसकी सीमाएं क्या होती है, उनके दोष क्या होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों के पास में नेक्स्ट पॉइंट जो था वो था फेजेस ऑफ ट्रांजिस्टिंग बिजनेस थ्रॉट ई बिजनेस। इन्हें क्या क्या सिचुएशन, किस तरह से ये अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, इनके बीच में होने वाली एक ई बिजनेस के थ्रू जब हम अपने बिजनेस को करते हैं तो उसके बीच की प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से हमें अपने बिजनेस को करना होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। इतना वर्क कंप्लीट करने के बाद में आज हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 180 पर 5.9 रिसोर्सेज रिक्वायर फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस। कौन कौन से रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है हमें अपने ई बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए या फिर सफल बनाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि जब भी हम अपने बिजनेस को ई बिजनेस के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पर एक सिस्टमेटिक कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेस होनी चाहिए, कंप्यूटर प्रोसेस होनी चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्राम होना चाहिए जिससे हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस ले और दे सके।
मतलब यहाँ पर अगर कंप्यूटर आप लोगों के पास में है, बिजनेस में अगर आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके थ्रू आपका बिजनेस जो रहेगा वो सिस्टमेटिक वे में सॉफ्टली हो पाएगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम का होना रिक्वायरमेंट रहता है अपने बिजनेस को सक्सेस करने के लिए। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है इंटरनेट कनेक्शन एंड वेबसाइट्स। कंप्यूटर तो है, लेकिन उस कंप्यूटर का यूज़ प्रॉपर हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास में नेट फैसिलिटी हो, वेबसाइट्स फैसिलिटी हो। मतलब हमने अपने बिजनेस को कौन सी वेबसाइट के थ्रू लॉन्च किया है, कौन सा सॉफ्टवेयर है हमारे बिजनेस का, उसमें हमारी डीलिंग प्रोसेस क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हमको वेबसाइट के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू पता चलेंगी। और ये सब काम होने के लिए, इन सब काम को स्मूथली सॉफ्टली चलाने के लिए हमारे पास में इंटरनेट का जो हम वाईफाई कनेक्शन बोलते हैं, नेट कनेक्शन होता है, वो होना मस्ट कंपलसरी है। क्योंकि सिस्टम है, वेबसाइट आप लोगों ने लेके रखी, पैकेज लेके रखा है, सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास में है, लेकिन अगर इन सब के होने के बावजूद अगर हम लोगों के पास में नेट फैसिलिटी या इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो हम लोग हमारे वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा मैसेजेस देने के लिए या अपनी उस बिजनेस की प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए नेट का होना कंपलसरी। जब नेट होगा तो ही हमारी प्रोसेस लास्ट मोमेंट पे जाके डन हो पाएगी, उसके बिना ये प्रोसेस हमारी पेंडिंग रहेगी। इसलिए हमारा इंटरनेट कनेक्शन होना मस्ट रिक्वायरमेंट रहता है ई बिजनेस के लिए। आगे हमको दिया हुआ है टेक्निकली ट्रेंड एंड क्वालिफाइड वर्कर्स फोर्स। मतलब जब हम लोग ई बिजनेस का यूज़ अपने बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, ई बिजनेस के थ्रू हम अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं, तो ई बिजनेस का काम हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। मोबाइल चलाना है, लेकिन मोबाइल में भी अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो, मोबाइल के थ्रू अगर आप किसी चीज़ को कंप्लीट कर रहे हो, तो जो लोग इस चीज़ से अनजान है, अननोन है, इस चीज़ को, वो डिवाइस को चला नहीं पा रहे, तो उनके लिए ये मोबाइल भी क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा चलाना। तो इसी तरह से जब हम हमारे बिजनेस को ई बिजनेस के थ्रू डेवलप करते हैं, कांटेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस में हम ई बिजनेस के थ्रू अदर कस्टमर से, पर्सन से, तो उसके लिए हमारे पास में टेक्निकली ट्रेंड और क्वालिफाइड पर्सन होना जरूरी है। मतलब हमारे पास में जो स्टाफ है, जो हम लोगों ने अपने पास एम्प्लॉय अपॉइंट करके रखे, वो इतने ट्रेंड और क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो हर तरह की प्रोसेस को कर पाए। चाहे कस्टमर हमारे शहर का हो, हमारे गली मोहल्ले का हो, या बाहर का इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कस्टमर हो, डीलिंग हो रही है, तो हमारी सारी टेक्निकल प्रोसेस, मतलब इंटरनली प्रोसेस जितनी भी होती है सॉफ्ट कॉपीज़ के थ्रू, वो सब स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास में उतना ट्रेंड और क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जिसको उन सभी चीज़ों का व्यवस्थित तरीके से नॉलेज हो। क्योंकि जब उन लोगों को नॉलेज रहेगा तो ही वो हमारी इस प्रोसेस को स्पीडली कर पाएंगे और हमें बेस्ट रिजल्ट दे पाएंगे। अगर हम अनट्रेंड पर्सन को रखते हैं, या हमारे एम्प्लॉयज़ तो पुराने और उनके सामने हमने आज उनको बोल दिया कि अब आपको कंप्यूटर के थ्रू काम करना है, तो हमें उनको कंप्यूटर के थ्रू काम करवाने के लिए हमें उनको पहले ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। ट्रेंड होना चाहिए वो व्यक्ति, ताकि वो हर तरह की मुश्किलों से बिजनेस को बचा पाए और हर तरह की रिस्क को पहले से जान के उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी अपने पास अवेयर रखे। तो इस तरह से टेक्निकली ट्रेंड और क्वालिफाइड पर्सन्स का होना हमारे ई बिजनेस के लिए बहुत मस्ट रिक्वायरमेंट रहता है। आगे दिया हुआ है सिस्टम ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब हम हमारे बिजनेस को जब भी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बेसिस के थ्रू, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राप्ति और भुगतान, मतलब हमने जो भी हमारे पास में बिजनेस को हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के थ्रू कर रहे हैं, तो हमारे पास में रिसिप्ट और पेमेंट का एक मोड होना चाहिए, एक ट्रांजेक्शन का एक प्रोसेस होना चाहिए कि हमने हमारे बिजनेस में जो अमाउंट पे करी है उसके लिए हमारे पास में रिसिप्ट और पेमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमने जो भी वस्तु को खरीदा है या बेचा है, उससे संबंधित हम जो भी रिसिप्ट और पेमेंट रहेंगे, मतलब माल को खरीदा और बेचा है, परचेज करा है किसी भी गुड्स को, सोल्ड करा है किसी गुड को, तो उस परचेसिंग और सेल के बिहाफ पे हम लोगों के पास में जो अमाउंट का जो एक सोर्स होना चाहिए वो रिसिप्ट और पेमेंट बहुत सारी चीज़ों में होना चाहिए। जैसे बैंक है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसके अलावा आप पेटीएम के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम है, गूगल पे है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें कस्टमर को देना ज़रूरी रहता है। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ गूगल पे से लेंगे और सामने वाले के पास में गूगल पे नहीं है या उसे गूगल पे ऑपरेट नहीं करते आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग बैंक की फैसिलिटी यानी चेक का अमाउंट भी वहाँ पर लगवा सकते हैं, ताकि हमारा ट्रांजेक्शन किसी भी मोड पर आके रुके नहीं, स्टॉप नहीं हो। मतलब अगर कस्टमर किसी चीज़ का पेमेंट करने में या लेने देने में इनकम्फर्टेबल है, तो हम उसके पास में अदर ऑप्शंस रख सकते हैं जिससे वो कंफर्टली अपना बिजनेस का
पेमेंट हमारी उस गुड्स का परचेज सेलिंग का इजीली पेमेंट कर सके। आगे दिया हुआ है प्रॉपर टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। प्रॉपर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम यानी उपयुक्त सही से टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेस भी हमारे बिजनेस में होना चाहिए। हम हमारे बिजनेस को तभी एक हाई लेवल पे या बेस्ट प्रॉफिट की ओर ले जा सकते हैं जब हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत सिस्टमेटिक वे में हम अपने सामने वाले कस्टमर से टेली कम्युनिकेट कर पाए। मतलब जब हम फोन पर या मतलब हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रोडक्शन को परचेज करने के लिए, तो हमारा कम्युनिकेशन मतलब हमारी एक कम्युनिकेशन इन्हें बोलने का एक तरीका जो है वो कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कस्टमर उस चीज़ को सफिशिएंटली हर चीज़ से बिल्कुल रिस्क फ्री होकर इजीली उस चीज़ को परचेज कर पाए। मतलब उसके मन में उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कुछ भी डाउट ना हो, वो बहुत इजीली उस चीज़ को समझ पाए और समझने के साथ साथ में वो उस प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो जाए और अपने बिजनेस को इजीली उस प्रोडक्ट को इजीली खरीद सके। मतलब हमारी टेली कम्युनिकेशन जो प्रोसेस रहती है वो बहुत सॉफ्ट, स्मूथ और इतनी रिलैक्सेबल, इतनी व्यवस्थित होनी चाहिए कि हमारी समझाई हुई बात हमारे कस्टमर को व्यवस्थित रूप से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ताकि हमारा कम्युनिकेशन बेस्ट रिजल्ट देने में हमें हेल्प करे। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि प्रॉपर टेली कम्युनिकेशन होना भी बिजनेस में बहुत मस्ट रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंस किसी भी कस्टमर की या परचेस और सेलर की नहीं होती, बायर और सेलर की नहीं होती है। यहाँ पर हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस के जैसे हम लोग आमने सामने आके अपने बिजनेस को नहीं करते। ई बिजनेस का सोर्स यही रहता है कि यहाँ पर आपका हर कुछ जो भी ट्रांजेक्शन रहता है, जो भी कम्युनिकेशन रहता है, जो भी परचेज सेलिंग रहती है, वो सब कुछ नेट के थ्रू, एक मोबाइल स्क्रीनिंग के थ्रू होता है कि आपने सामने वाले की ये चीज़ देखी और आपको पसंद आई और आपने ऑर्डर कर दी। तो यहाँ पर वो पूरी सिस्टम इतनी प्रोसेस इतनी व्यवस्थित होनी चाहिए कि कस्टमर उस चीज़ से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाए, उससे अच्छी से वो चीज़ समझ में आ जाए और वो परचेज करने के लिए एग्री हो जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने सोर्सेस पढ़े। ई बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन से सोर्सेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है या कौन कौन से सोर्सेस ज़रूरी रहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ट्रांजेक्शन इन ई बिजनेस। सिक्योरिटी और सेफ्टी ट्रांजेक्शन इन ई बिजनेस मतलब व्यवसायिक ई व्यवहार के लिए, ई व्यवसाय के लिए कौन कौन सी सुरक्षा साधनों का हमें प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से सिक्योरिटी सिस्टम को हमें स्ट्रांगली अपने ई बिजनेस में रखना कंपलसरी होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है ब्रांडेड हाइजेकिंग। ब्रांडेड हाइजेकिंग मतलब यहाँ पर जो भी नए ब्रांड आए हैं उनको हम लोग इतने व्यवस्थित तरीके से डेवलप करें, इतनी अच्छी तरीके से उनकी साइड हम लोग बनाएं कि रातों रात ही, मतलब जैसे ही मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया, उस नए प्रोडक्ट का बिजनेस में लॉन्च होते से ही हम लोग अपनी साइट डेवलप कर दे और हैंड टू हैंड रातों रात, जिसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट, हम लोग उस चीज को मार्केट में लॉन्च कर दें ताकि हमारे कस्टमर उस चीज को खरीद पाए। वो जो भी कंपनियां हैं या जो भी कस्टमर है उस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और कंपनी भी हमसे बल्क में, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उस चीज को परचेज करने के लिए एग्री हो जाए। तो ब्रांडेड हाइजेकिंग मतलब जैसे ही नया ब्रांड कोई मार्केट में आया उसको इमीडिएट मार्केट में लॉन्च करने के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए कि हाँ मार्केट में आज नई चीजें आई हैं और हमें आज के आज विद इन अ सेकेंड, विद इन अ टाइम, विद इन अ मिनट हमें मार्केट में उस चीज को कस्टमर के सामने शो करना है ताकि नए कस्टमर उस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। आगे दिया हुआ है हैकिंग दिया हुआ है। तो हैकिंग में यही है कि जो भी वेबसाइट्स रहती हैं, जो अनसिक्योर वेबसाइट्स है, उनको हम लोग बिजनेस में हैक कर देते हैं, मतलब वो हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो सके। क्यों नहीं? क्योंकि उनसे होने वाला जो भी एक हैकिंग की थ्रू, हैकिंग यानी आपको पता है कि हैकिंग से हमारी जो भी सिक्योरिटी रहती है वो सारी क्या हो जाती है, डिस्प्यूट्स हो जाती है। मतलब जो भी हमारा एक सिक्योरिटी मोड रहता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हैकिंग के पार्ट को ना इन्वॉल्व करते हुए हम लोग पहले से ऐसी सारी प्रोसेस को लगा के रखते हैं, ऐसी चीज़ों को हम पहले से ही बेंड कर देते हैं कंपनियों को या ऐसे कस्टमर्स को जो हमारी सिक्योरिटीज़ को ओपन कर रही है, जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो हम इन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट अपने बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं होने देते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारे बिजनेस की जो रिस्क रहती है, रिस्क पार्ट जो रहता है, जो जोखिम रहती है, वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है।
आगे दिया हुआ है वायरस। अब वायरस आप सभी को पता है कि वायरस के थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, उस चीज़ का हम लोग मेल कर सकते हैं। वायरस यानी किसी भी चीज़ का वायरस जब गलत तरीके से हमारे बिजनेस में या सॉफ्टवेयर में, हमारे सिस्टम में, मोबाइल में, किसी में भी आता है, तो वो चीज़ हमारे उस चीज़ को, उस डिवाइस को ख़राब करने के लिए ही होती है। इसलिए हम लोग उन वायरस के लिए पहले से एंटीवायरस या ऐसी कुछ चीज़ों का यूज़ करके रखते हैं, सॉफ्टवेयर को डलवा के रखते हैं, ताकि हमारे बिजनेस पे उस चीज़ का साइड इफेक्ट ना हो। तो इस तरह से हम लोगों के पास में यहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी टेक्नोलॉजीज थी, ट्रांजेक्शन्स थे ई बिजनेस के लिए। अब हम लोग आगे हमारे पार्ट को कवर करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 5.11 पेज नंबर 182। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप सभी को पता है, आप लोग अपनी डेली लाइफ में भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं यूज़ करते हुए देखते हैं या करते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या है। तो दिया है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर दोज ट्रांजेक्शन विच टेक प्लेस बिटवीन बायर एंड सेलर थ्रू इंटरनेट। मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक वो ट्रांजेक्शन होता है, एक वो प्रोसेस होती है जो बायर और सेलर के बीच में इंटरनेट के थ्रू की जाती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बायर एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैज़ 3 स्टेजेस। मतलब जब भी हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में बायर यानी खरीदने वाला जो क्रेता रहता है उसकी दृष्टि से यहाँ पर 3 तरह की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। मतलब जब भी कस्टमर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की प्रोसेस करता है तो यहाँ पर कस्टमर के थ्रू या कस्टमर की ओर से, बायर की ओर से, खरीदने वाले की ओर से, सामान जो खरीद रहा है उसकी ओर से यहाँ पे 3 प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, 3 स्टेजेस को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला होता है स्टेज सर्च। तो यहाँ पे दिया हुआ है द बायर सर्चेज द रिवेंट वेबसाइट्स एंड सेल्स इंफॉर्मेशन टू वैल्यूएटेड द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। मतलब जब भी कोई बायर किसी प्रोडक्ट को परचेज करने जाता है या किसी भी चीज़ को खरीदने जाता है तो सबसे पहले वो वेबसाइट पे सर्चिंग करता है और अपने जो भी इम्पॉर्टेंट उसकी नीड के अकॉर्डिंगली, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। मतलब वो सॉफ्टवेयर के थ्रू, उन वेबसाइट्स के थ्रू, जो उनके ऐप रहते हैं उन ऐप्स के थ्रू वो उस प्रोडक्ट के बारे में उनकी सर्चिंग करता है। सबसे पहले तो कि ये प्रोडक्ट कौन कौन सी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, इस प्रोडक्ट की जानकारी हमें कहाँ से मिल सकती है नेट पर, उसको पता करने के बाद में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उस प्रोडक्ट के बारे में वो सब कुछ जानेगा। सेकेंड नंबर की प्रोसेस होती है परचेस। परचेस में यहाँ पे दिया हुआ है द बायर सिलेक्ट द डिजायर्ड प्रोडक्ट, नेगोशिएटेड द प्राइस, फाइनेंशियलाइज डील एंड मेक्स द पेमेंट। मतलब जब वो बायर, मतलब खरीदने वाला व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट को जो खरीद रहा है वो व्यक्ति उस चीज़ को खरीदने के सिचुएशन में, जब वो खरीदने चाहता है, उस चीज़ को परचेज करेगा, तो सबसे पहले तो वो उस चीज़ को सिलेक्ट करेगा कि हाँ अब इतने चीज़ों में से, इतनी यूनिट्स में से मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया है, ये कलर डिज़ाइन मैं फाइनल कर रहा हूँ। तो वहाँ पर उसकी सर्चिंग कंप्लीट होगी तो वो उस चीज़ को पहले तो सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद में वो अपनी सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में जो आगे की एक पूरी प्रोसेस रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोसेस में दिया हुआ है कि उसमें बार्गेनिंग हो सकती है कि नहीं, बार्गेनिंग के बाद में डिस्काउंट है कि नहीं, डिस्काउंट है या नहीं होने के बाद में उसका पेमेंट हमें एक्चुअल में किस तरह से करना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसके बाद में फाइनल करते हैं। और जब हमारा सर्चिंग कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट मोमेंट पे हम लोग हमारी डील को फाइनल करने के बाद में उसका पेमेंट करते हैं, जो भी मोड ऑफ पेमेंट या मोड ऑफ ट्रांजेक्शन का अमाउंट रहता है। थर्ड नंबर पे हमको दिया हुआ है डिलीवरी, सुपुर्दगी, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे। तो डिलीवरी के लिए यहाँ पे दिया हुआ द प्रोडक्ट परचेज बाय द बायर इज डिलीवर्ड टू हिम बाय द सेलर आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट। मतलब बायर की ओर से जब पेमेंट कर दिया जाता है तो जो भी डिलीवरी देने वाला, मतलब जो सेलर है, उसका पेमेंट जब वो रिसीव कर लेता है बायर की साइड से, तो सेलर उस प्रोडक्ट को लेके फाइनली डिस्पैच करता है या उस प्रोडक्ट की डिलीवरी कस्टमर के वहां पर जाके करके आते हैं। तो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का हमारा प्रोसेस रहता है। आगे हम लोग अब समझते हैं प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग यानी ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से किया जाता है। ये तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन था जिसमें एक ही कस्टमर है
और वो अपने हिसाब से एक एक कस्टमर अपने बिजनेस में चीज़ों को खरीदते हैं, हमारा प्रोडक्ट देखते हैं और हमारे बिजनेस को मतलब हमारी चीज़ों को परचेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर आप लोग ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से करोगे, ऑनलाइन ट्रेड किस तरह से करोगे, ट्रेडिंग, वो हम लोग अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करने की प्रोसेस क्या होती है। तो यहाँ पे सबसे दिया हुआ है ऑनलाइन बिजनेस की फर्स्ट प्रोसेस में हमको दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन। मतलब जब भी हम हमारे बिजनेस को करना चाहते हैं, ऑनलाइन बेसिस पे हम लोग अपने बिजनेस को ट्रांजेक्शन को करते हैं, तो उस ऑनलाइन बिजनेस को करने से पहले हमें उस चीज को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है। हम किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं या किस चीज को हम लोग रेडीमेड ला के सेल कर रहे हैं। अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन में बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं और बहुत सारे लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस घर बैठे कर रहे हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पहले उसका एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसका कुछ नॉमिनेशन सा कुछ फी रहती होगी, उस फीस को पे करने के बाद में आप लोगों को एक पासवर्ड दिया जाता है, कोड दिया जाता है, जिसके थ्रू आप लोग उस ऐप को स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को फुलफिल करने के बाद में, उस पासवर्ड को फिल करने के बाद में ही आपका वो ऐप या फिर आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट होता है। सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है प्लेसिंग द ऑर्डर। प्लेसिंग द ऑर्डर इट मीन्स ऑर्डर आपको किस तरह से देना है, आपको ऑर्डर देने के लिए आपको किन किन चीज़ों के लिए आपको मतलब किस तरह से आप कस्टमर के सामने वैरायटी रख सकते हो, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स की आप उसको वैरायटी दे सकते हो, ऑप्शन दे सकते हो। उन ऑप्शंस को देने के बाद में प्लेसिंग द ऑर्डर मतलब हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्डर के लिए हमें किस तरह से आगे की प्रोसेस करनी है, हमारा ऑर्डर किस जगह के लिए है, लोकल है, थोड़ा दूर का है, हमें पैकेजिंग किस तरह से करनी है। तो हम लोग उन ऑर्डर की सारी प्रोसेस को फिर फाइनल करते हैं। अब ऑर्डर के बाद में आता है मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि भुगतान किस तरह से हो रहा है, जो कस्टमर है वो अमाउंट किस तरह से पे करता है। तो अमाउंट पे करने की जो सोर्सेस होती हैं, जो तरीके होंगे, वो या तो रहेगा नेट बैंकिंग के थ्रू। नेट बैंकिंग यानी चेक देकर व्यक्ति कर सकता है, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकता है, इंटरनेट के थ्रू, या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकता है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू करने के बाद में उस लोगों के उनके पास में एक ऑप्शन रहती है डिजिटल अमाउंट। डिजिटल अमाउंट में आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश होता है, मतलब जो भी आपकी करेंसी रहती है वो डिजिटल बेसिस पर आती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आती है, जिसको हम गूगल पे या ऑनलाइन पेमेंट में हम लोग जो भी पेमेंट करते हैं, पेटीएम है, इन सब के थ्रू हम लोग जो अमाउंट पे कर रहे हैं। तो ये अमाउंट हम लोग किस तरह से दे रहे हैं, अमाउंट हमने ना तो कैश दिया ना लिया, यहाँ पे हम लोगों ने हमारे अकाउंट से अकाउंट में सामने वाले को प्रमोट कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास में मोड ऑफ पेमेंट में भी 2-3 अलग अलग क्लेरिफिकेशन है, जिसमें फर्स्ट रहता है कैश ऑन डिलीवरी, जिसको हम सीओडी बोलते हैं। चेक के थ्रू भी हम लोग अमाउंट ले दे सकते हैं। नेट बैंकिंग ट्रांसफर है तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी हम लोग अपने बिजनेस के अमाउंट को ले सकते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके अमाउंट पर ले सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पे हम हमारा ट्रांजेक्शन फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग ऑनलाइन ट्रेडिंग, मतलब जब भी हम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस में हमारी ये 3 प्रोसेस हमने पढ़ी। 4th नंबर पे हम लोगों को दिया हुआ है डिजिटल कैश। डिजिटल कैश भी हम लोगों ने पढ़ा। तो इस तरह से ऑनलाइन बिजनेस की प्रोसेस पूरी स्टेप बाय स्टेप चलती है। मतलब सबसे पहले तो 1st नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको एक पासवर्ड या कोड दिया जाएगा। उस कोड को, उस पासवर्ड को फुलफिल करने के बाद में हमारी वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। 2nd नंबर पे दिया हुआ है प्लेसिंग टू ऑर्डर, प्लेसिंग द ऑर्डर मतलब ऑर्डर करना। और फिर 3rd नंबर पे है मोड्स ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट इन्हें सामने वाले ने उस प्रोडक्ट को परचेज तो कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद में अब वो पूछेगा कि मैं अमाउंट किस तरह से पे करूं, या हम उसको बताएंगे कि आप इन वेरिएशंस के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू आप किसी में से भी एक का सिलेक्शन करके अमाउंट जमा कर सकते हो। तो ये सब था हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग का प्रोसेस, कि ऑनलाइन ट्रेडिंग हमें किस तरह से करना होता है। 3rd नंबर पे दिया हुआ है कंसेप्ट्स ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग को हिंदी में हम लोग बोलेंगे बाह्य सेवाएं। आउटसोर्सिंग यानी ये तो हमारा हुआ इंटरनल का पूरा, इंटरनल यानी ई बिजनेस के थ्रू हमारा बिजनेस करना। और यहाँ पे है आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग इट मीन्स यहाँ पर आप अपने बिजनेस में आउटसोर्सिंग सेवाएं, आउटसोर्सिंग में वो आता है कि इंटरनली प्रोसेस ई बिजनेस के थ्रू पूरी प्रोसेस होने के बाद में
जब सामने वाले व्यक्ति को वो चीज़ इन हैंड हो जाती है, उसके हाथों में वो चीज़ प्रोडक्ट आ जाता है जिसने उसको ऑनलाइन देख के सिलेक्ट किया और परचेज किया, और जब हम लोग उसको वो चीज़ उसके घर पे ड्रॉप करवाने जाते हैं, कोरियर के थ्रू पार्सल जाता है, तो वो हमारी प्रोसेस हो जाती है आउटसोर्सिंग, यानी आउटसाइड के एरिया में जो हम लोग फैसिलिटीज देते हैं या जो भी हम लोग अपनी तरफ से सुविधाएं दे रहे हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग फीचर्स ऑफ आउटसोर्सिंग, साइलेंट फीचर्स ऑफ आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग के साइलेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो कॉन्ट्रैक्टिंग आउट में हम लोग ये देखेंगे कि जब भी हम लोग किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद में हमारी जो फैसिलिटीज रहती हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का पॉइंट दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट में हमारे पास में जो भी हम लोग फैसिलिटीज को लेते हैं, फैसिलिटीज को ले रहे हैं मतलब आउटसोर्सिंग में हम लोग किन फैसिलिटीज को अवेलेबल करवाते हैं, अपने कस्टमर को हम लोग क्या फैसिलिटीज देते हैं, वो काउंट होगी। नॉन कोर एक्टिविटीज जिसमें दिया हुआ है ब्रैकेट में लेस इंपॉर्टेंट। आउटसोर्सिंग इज यूजुअली डन इन द केस ऑफ नॉन कोर लेस important activities, for example security of school, computer training to students etc। मतलब यहाँ पर वो फैसिलिटीज जो एक्टिविटीज हो तो रही है लेकिन वो लेस इम्पॉर्टेंट, मतलब स्कूल में अगर हम लोग आ रहे हैं तो स्कूल में आप लोगों को सब्जेक्ट्स रिलेटेड पूरा नॉलेज दिया जाएगा कंप्यूटर का, लेकिन वहाँ पर आपकी कंप्यूटर की वो चीज़ें आपको नहीं सिखाई जाएगी जो आप लोग बाहर जाके किसी क्लासेस पे सीख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग वही फैसिलिटीज़ को काउंट करेंगे या उन्हीं चीज़ों को हम लोग काउंट करेंगे जो हमारे बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कस्टमर अलग से अगर अदर चीज़ों को परचेज करना चाहेगा तो वो चीज़ यहाँ पर उस कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं होती है। फिर दिया हुआ है स्पेसिफिक पीरियड। आउटसोर्सिंग फैसिलिटीज़ का यूज़ करने के लिए एक स्पेशल टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ही हमें उन वर्किंग प्रोसेस को करके रिजल्ट शो ऑफ करना होता है। फ्री फॉर सर्विसेज मतलब यहाँ पर दिया हुआ है द फी ऑफ सर्विसेज पीरियड एजेंसी में बी पेड आइदर और द बेसिस ऑफ नंबर एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्स द रिजिगेंट्स द सर्विस और इन द फॉर्म्स ऑफ लमसम अमाउंट। मतलब यहाँ पे इन आउटसोर्सिंग फैसिलिटीज़ को लेने के लिए या इन आउटसोर्सिंग फैसिलिटीज़ का यूज़ करने के लिए भी हमें बहुत बड़ा अमाउंट पे करने के बाद में ही ये सारी फैसिलिटीज़ का यूज़ करने को मिलता है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे आउटसोर्सिंग फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम लोगों का पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। इसके क्या फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स क्या है, आउटसोर्सिंग प्रोसेस की हमें क्या बेनिफिट होते हैं, क्या एडवांटेजेस है। तो इसमें दिया हुआ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट की जो भी एक क्वालिटी रहती है या प्रोडक्ट का जो एक एडवर्टाइजमेंट रहता है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। रिडक्शन इन कॉस्ट, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग रिडक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग हमारा जो स्टॉक हमको लग रहा है कि ये आउट ऑफ फैशन हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों पे उस स्टॉक को फुलफिल करने के लिए, उस स्टॉक को कंप्लीट सेलिंग करने के लिए हम लोग बहुत सारा डिस्काउंट अवेलेबल करवा देते हैं। डिस्काउंट के साथ ही साथ में हम हमारे प्रोडक्शन के ऊपर एक अच्छी कॉस्ट भी, रिजनेबल कॉस्ट में उस चीज़ों की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा देते हैं कस्टमर को। फोकस ऑन कोर प्रोसेस के ऊपर फोकस किया जाता है। कंपनी क्या चीज़ चाहती है, कंपनी के क्लाइंट किस तरह से बनते हैं, कंपनी किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करके अपनी तरफ कस्टमर लेती है, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। फिर एडिशनल और न्यू कंपेटेंसी मतलब यहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज और न्यू चीज़ों को, एडिशनल चीज़ों को, एडवांस टेक्नोलॉजी को हम लोग लेते हैं और साथ ही साथ में एडिशनली हम उनको क्या फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकते हैं। सपोज किसी ने हमसे 10,000 का प्रोडक्ट परचेज करा, तो प्रोडक्ट के बाद में अगर वो व्यक्ति इंदौर के बाहर है, हम इंदौर में रह रहे हो और हमारा प्रोडक्शन इंदौर में है, हमारी जो डिलीवरी की प्रोसेस है वो इंदौर से हो रही है, और व्यक्ति अगर बाहर है, कस्टमर उस चीज़ को परचेज करने वाला बाहर है, तो हम लोग उसको पैकिंग का जो एक तरीका है वो पैकिंग इतनी सेफली और इतनी स्ट्रांगली करके देंगे कि उसका प्रोडक्शन, जो भी उसने जो प्रोडक्ट परचेज किया है वो प्रोडक्ट उसके घर तक पहुंचने तक कहीं से भी ब्रेक ना हो। मतलब हम लोग पैकिंग की तरफ एडिशनली ध्यान देंगे ताकि वो प्रोडक्ट एज इट इज जैसा कस्टमर ने परचेज किया वो उसके हाथों तक पहुंच पाए। तो एडिशनल फैसिलिटीज़ का हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं। क्वालिटी, तो क्वालिटी भी हमारे लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है। हमारे पास में हर तरह की, हर क्वालिटी का माल होना चाहिए ताकि लो बजट वाला व्यक्ति, मीडियम बजट वाला और हायर बजट वाला व्यक्ति भी उस चीज़ को परचेज कर सके। सुटेबल टू सर्टेन सर्विसेज,
सुटेबल सर्विसेज हम लोग अपने क्लाइंट को क्या दे सकते हैं आउटसोर्सिंग सर्विसेज के अकॉर्डिंगली, वो देखना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का हमें यहाँ पे बेनिफिट लेना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी का हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। इस तरह से हमारे पास में इसके कुछ पॉइंट्स दिए थे। तो यहाँ तक का वर्क आज हम लोगों ने कंप्लीट करा है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा आज रिसोर्सेस रिक्वायर फॉर सक्सेसफुल फॉर ई बिजनेस। साथ ही साथ में हमने लोगों ने पढ़ा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ट्रांजेक्शन्स ऑफ ई बिजनेस। थर्ड नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। फिर था प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रेडिंग। नेक्स्ट नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट, मीनिंग, और साथ ही साथ में इसके फीचर्स के बाद में बेनिफिट्स। तो इतना वर्क आप सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में कंप्लीट करना। किसी को कुछ डाउट रहता है तो स्कूल टाइमिंग में आप लोग पूछ सकते हो।